Welcome to Endeavor Prep channel, your one-stop solution for UPSC and State PCS examinations need. आज हम बात करने वाले हैं आपको टूरिज्म से रिलेटेड और टूरिज्म को और ज्योग्राफी से रिलेट करके मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खतरा बनता हुआ जा रहा है। अभी जो है आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि एक लगातार वॉर चल रही है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको लक्षद्वीप को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन उन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया है, तो किस तरीके से एक वॉर छिड़ी हुई है। हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डील करना चाहेंगे कि ये जो खतरा है टूरिज्म को, तो केवल आपको इकोनॉमिक तरीके से उसको बूस्ट करना एक चैलेंज नहीं है, बल्कि उसको प्रिजर्व करना भी चैलेंज है इन द क्राइसिस ऑफ जिस तरीके से आपको क्लाइमेट चेंज का इशू बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मालदीव्स ने इसको अपना एक इशू ले लिया लक्षद्वीप को कि भाई ये प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ के मिनिस्टर्स ने कुछ कमेंट किया और कमेंट करने के बाद जो है उन पर कोई एक्शन हुआ। उसको लेकर के हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि किस तरीके से आपको क्लाइमेट चेंज एक खतरा बना हुआ है। सो ये आप आज की न्यूज़ देख सकते हो, दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, कि किस तरीके से गुलमर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे कभी 6 से 7 मीटर तक की बर्फ़ जमा करती थी, वहाँ पे इस साल कुछ हो नहीं रहा है, उतनी बर्फबारी हुई नहीं है। और उसके वजह से जो स्कीइंग वहाँ हुआ करता था, यानी कि जो आइस स्केटिंग लोग किया करते थे, उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं की लोकल जो टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ की हुआ करती थी उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। और कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो आपको क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देखा जा रहा है। तो एल नीनो का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि उसके वजह से आपको जो प्रेसिपिटेशन होता है, टोटल जो रेनफॉल होती है वो कम हुई है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ा है। तो हम इसको पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है। सो अगर बात करें सिलेबस की, तो यू कैन सी कि जो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का सिलेबस है तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कवर होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए चैप्टर जैसे टॉपिक हियर, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ज्योग्राफी का इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है। तो उससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है वहाँ इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आप बात करें मेन सिलेबस की, तो यू कैन से द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इज कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री और उसका ज्योग्राफी से रिलेशन आपको कहीं ना कहीं हमें इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो दिस इज डेटा आई हैव गॉट फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, जो इंडिया की है कि भाई एफडीआई को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया इट्स 16 टर्म्स। इंडिया जो है वन ऑफ द 6th लार्जेस्ट नेशन, जहाँ पे कि आपको कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी परसेंटेज के टॉप पे टूरिज्म इंडस्ट्री से कितना मिलता है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट यू कैन से दैट इंडिया रैंक्स द 2nd एंड 54th ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड की भी बात करो तो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है आपको टूरिज्म सेक्टर से। ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। विद इन इंडिया अगर भी आप देखो तो वी आर अराउंड, गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 56 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व का जो है हमें बिजनेस करना है, $56 बिलियन। साथ ही साथ 140 मिलियन जॉब्स। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी नंबर है या कितना बड़ा विजन जो है हम लेके चल रहे हैं बाय 2030। तो आपको जॉब्स के नज़रिए से, आपको फॉरेन एक्सचेंज के नज़रिए से, तो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है। और ये तो बात हो रही है केवल इंटरनेशनल टूरिज्म की या फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल की। अगर आप इंडियन टूरिस्ट को ऐड कर दें तो दिस नंबर इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है, इंडियन टूरिस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो ये नंबर कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सो ये हमारा ओवरऑल कि क्या सिनेरियो है टूरिज्म इंडस्ट्री का इंडिया में। बट हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आखिर क्लाइमेट चेंज से क्या इशू आने वाला है। तो सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म जिनका कि आपको क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो पहली बात तो भाई ये क्लाइमेट चेंज है क्या। तो क्लाइमेट चेंज आप सिंपली इतना समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर्स का राइज हो रहा है और जो एवरेज वर्ल्ड का टेम्परेचर उसमें राइज हो रहा है, और उसके राइज होने की वजह से जो है आपको जो वेदर पैटर्न्स होते हैं वो उन पैटर्न्स में चेंजेज आ रहे हैं। तो बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, अनयूजुअल ठंड हो जा रही है, अनयूजुअल गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ये सारी घटनाएं जो है तो कहीं ना कहीं दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और इसका जो मेन कारण बना हुआ है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो वो हम सबको पता है कि ये जो है मेन कल्प्रिट हो रहा है। मुद्दा ये है कि ये क्लाइमेट चेंज तो है, टेम्परेचर राइज का ये इशू है, दिस इज अ रियलिटी नाउ। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ आपको आईपीसीसी रिपोर्ट के 5th एंड 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो इसकी आई है उसके विषय पे आपको चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर क्या हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको किस तरीके से देखने मिल सकता है।
सो अगर आप बात करें माउंटेन एंड स्नो टूरिज्म की, तो हम सभी को भाई पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा छुट्टियों का टाइम था न्यू ईयर पे, तो कैसे मनाली के रोड्स पे पूरी की पूरी जाम लगी हुई, तो सबको जाना होता है वहाँ पे। बट आप समझो कि अगर आप जो बर्फ़ देखने के लिए जा रहे हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने नहीं मिल सकते हैं। जो बर्फबारी है, राइजिंग टेम्परेचर विल मीन द फीवर रिसोर्ट विल बी एबल टू रिलाई अपॉन सफिशिएंट स्नोफॉल। स्नोफॉल ही नहीं होगी अगर टाइम से, तो जैसा मैंने आपको गुलमर्ग वाली कहानी बताई, तो स्नोफॉल नहीं होती है, तो आपको जो ये आपको फेमस जो स्नो डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग बर्फ़ देखने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, आपको जो आइस से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी उनके उनके भी जो लोग हैं उन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट पे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ की सोसाइटी पे आपको पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ हम आज बात कर रहे हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट देना, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए टूरिज्म एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती है। तो अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, वहाँ की सोसाइटी पे भी इसका असर जो है आपको देखने मिल सकता है। सो माउंटेन एंड स्नो टूरिज्म, एक तो यहाँ पे खतरा बना हुआ है कि भाई स्नो कम हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपको अनयूजुअल जो है वो स्नो हो जाते हैं, कभी कभी गिर जाती है, टेम्परेचर्स का वेरिएशन होता है। साथ ही साथ आपने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हो जा रही है, और उस रेनफॉल की वजह से अभी क्या घटनाएं हुई थी पिछले मानसून सीजन में इन उत्तराखंड एंड हिमाचल, ये हम सब ने देखा है। तो वो वहाँ के आपको पूरे के पूरे जो इकोलॉजी है पूरे हिमालयाज़ पे इसका असर जो है आपको देखने मिल सकता है क्लाइमेट चेंज के तौर पे। तो स्नोफॉल तो एक इशू है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसके वजह से भी आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके लाइफ पे भी आपको क्या होगा, असर पड़ने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक दूसरा जो सेक्शन है फॉरेस्ट एंड लेक टूरिज्म का, तो इंडिया में जैसे आप देखो केरला के साइड में, केरला या सदर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे फॉरेस्ट एंड लेक टूरिज्म काफ़ी फेमस हुआ करता है। बट यहाँ पे भी फॉरेस्ट एंड लेक टूरिज्म में भी आप बात करोगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरेस्ट विल डाई। फॉरेस्ट जो है ये फॉरेस्ट सस्टेन नहीं कर सकते। आपने नाम सुना होगा कोपेन का, तो अगर आप ज्योग्राफी के लिए आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो कोपेन का नाम आपको मिलेगा, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी। तो कोपेन क्या कहता है, कोपेन यही कहता है ना कि भाई ये जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट। तो ये डिपेंड करेगा कि क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट ही चेंज होगा तो वहाँ की वेजिटेशन क्या होगी, वेजिटेशन चेंज होगी, और वेजिटेशन चेंज होगी आपको ट्रांजिशन होगा। तो जो अभी तक वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जो रेन फॉरेस्ट हैं, अगर रेनफॉल कम हुई तो वो फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डाई करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो हैं आपको पेस्ट के इन्फेस्टेशन भी होते हैं, नए नए तरीके की डिजीज़ फैलना स्टार्ट करती है। साथ ही साथ जो आपको वहाँ पे जो जानवर होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से रहते हैं। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो दे विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स मोर दोज एरिया जहाँ पे उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हैबिटेट हो सके। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई सपोज करो हिमालयन में रहने वाला कोई एनिमल है, तो अगर वहाँ पे आपको गर्मी बढ़ रही है तो इट विल ट्राई टू गो ऑन मोर अपर रीचेज, ये और ज़्यादा ऊंचाई पे जाने का प्रयास करेगा। या कोई रेन फॉरेस्ट में रहने वाला या आपको कोई एनिमल है, तो उसको अगर रेन ही नहीं होंगे तो रेन फॉरेस्ट नहीं होंगे, एंड देन अगेन आप समझ सकते हो कि ये एनिमल्स को भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन के आ सकता है। तो इससे आप समझो कि जैसे सवाना है, तो सवाना एरिया, आपने सफारी का नाम सुना होगा, अफ्रीकन सफारी। तो अफ्रीकन सफारी अगर और गर्मी बढ़ती है तो अफ्रीकन सफारी से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है उस पर भी असर पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं वो कम होंगे, राइट। तो ये कहानी आप देखो कि आपको जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट आपको वाइड स्प्रेड देखने को मिलेगा, बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल सकता है, राइट। इसके अलावा आप देखो कि अगर लेक टूरिज्म है तो लेक, सपोज करो कि जो लेक्स हैं तो एक तो लेक्स ये ड्रायर होते चले जाएंगे, ये सूखने लगेंगे। अगर रेनफॉल ही कम होगी तो ये लेक्स सूखेंगे, गर्मी बढ़ रही है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, उसके वजह से इन लेक्स में जो वाटर लेवल है वो कम होगा। और अगर वैसा होगा तो यहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री या फिशिंग टूरिज्म इंडस्ट्री भी जो होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल टूरिज्म की, तो एक ये काफ़ी नया राइज करता हुआ सेक्टर है एग्रीकल्चरल टूरिज्म, जहाँ भाई लोग गाँवों में देखते हैं जाके कि किस तरीके से आपको एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी रिस्क ऑफ स्पीसीज गेटिंग इंडेंजर्ड। तो धीरे धीरे आपको जो उनकी टॉलरेंस लेवल है, अगर उस टॉलरेंस लेवल को क्रॉस करेगी टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं वो या तो शिफ्ट करेंगे या तो वो डाई आउट कर जाएंगे, मारे जाएंगे।
और आप देखो कि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर्स हुए थे। तो ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर्स में क्या हुआ था कि क्योंकि अनयूजुअल वेदर कंडीशंस थे, फायर बहुत ज़्यादा हुए, तो उसमें कितने सारे जो स्पीसीज थे उन स्पीसीज की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके के कंडीशंस आपको बढ़ सकते हैं। अगर आप इंडिया की ही बात करो तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमने देखी थी पिछले साल, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के ऑलमोस्ट 1/3 जो फॉरेस्ट है दे आर वल्नरेबल, टू मच वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि जो हमारी फॉरेस्ट सफारी या फॉरेस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं टूरिज्म में, वो कहीं ना कहीं आपको असर पड़ सकती है। साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो अ राइजिंग रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स। आपको याद होगा लोकस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हमारे पिछले साल हमने इसकी परेशानियां झेली थी। तो लोकस्ट अटैक भी कहीं ना कहीं ये साइन है कि भाई क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में रिदम में कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और इन सबका असर आपको कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल टूरिज्म पे भी आपको देखने मिल सकता है। बात करें बीच एंड कोस्टल टूरिज्म की, तो बीच एंड कोस्टल टूरिज्म की आप समझो कि रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से आपको दो दिक्कतें हो रही हैं। एक तो अगर जो रिवर्स हैं उन रिवर्स में अनयूजुअल उनकी जो रेन वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, वो वाटर जो फ्लो है वो कभी कभी क्या हो जाता है, उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे इरोजन होगा, क्योंकि एक बार सडन रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, तो रिवर्स में वो सारा का सारा पानी जाएगा, और वो रिवर्स जब समंदर के पास जहाँ पे जाकर वो मिलती हैं तो वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो इरोजन भी ज़्यादा करेगी। साथ ही साथ आपको सी लेवल राइज का भी खतरा बना हुआ है, और ये जो दोनों इश्यूज हैं ये दोनों मिला के क्या करेंगे, दे विल लेड टू इरोजन ऑफ बीचेज। जो आपको बीचेज हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो इरोड होंगे, वहाँ की जो आपको वेजिटेशन है वो भी चेंज करेगी, और इसके वजह से जो इनकी आपको इनकी क्वालिटी बनी होती है बीचेस की कि भाई ये बीच खूबसूरत है, यहाँ पे मज़े करने लायक हैं, तो वो क्वालिटी आपको धीरे धीरे चेंज होती दिखेगी। साथ ही साथ डूबना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जो कि लेस देन 1 मीटर पे हैं। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट आपको बता रही है कि भाई इस सेंचुरी के एंड तक यानी 2100 तक जो है आपका ऑलमोस्ट 0.8 मीटर तक का क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा। तो अगर 0.8 मीटर तक का सी लेवल राइज होता है तो इसमें बहुत सारी जो बीचेज हैं जो आपको जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 1 मीटर से नीचे है सी लेवल के, तो वो आपको क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगी, और इसके वजह से वहाँ की भी टूरिज्म इंडस्ट्री पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आइलैंड्स नेशन को है, जिनकी ऑलमोस्ट 30 to 40% जिनकी जीडीपी कहीं ना कहीं 30 या 40% से ज़्यादा की उनकी जीडीपी जो है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट होती है, स्पेशली ऑन द सी या कोस्टल टूरिज्म पे, राइट। तो मालदीव्स इज वन ऑफ सच नेशन। तो ये मालदीव चर्चा का विषय है, बट मालदीव्स आप समझो कि कहीं ना कहीं मालदीव्स पे खतरे, मालदीव जैसे देशों पे ये जो खतरे हैं ये और ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, राइट। इसी के साथ आप ओशियन एंड सी लाइफ टूरिज्म की बात करो तो जो हमारे मोदी जी ने फोटो दिखाई कि भाई नीचे जाके वो देख रहे थे किस तरीके का सी लाइफ आपको लक्षद्वीप में देखने मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको असर पड़ेगा। कैसे, आपने सुना होगा कोरल रीफ्स के बारे में। तो जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप क्या है, ये आपको कोरल रीफ से बने हुए हैं, ये बहुत सारे इसमें एटॉल्स हैं। तो लक्षद्वीप जो है ये आपको कहीं ना कहीं क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स हैं ये पूरे के पूरे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से आपको इनकी कैपिटल जो है वो किस आइलैंड पे है, यहाँ का एयरपोर्ट किस आइलैंड पे है, राइट। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आप देख ले थोड़े, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ आपको पता है कि नहीं कहाँ पे है इनकी कैपिटल। इसके अलावा जो है इनमें से जो 36 आइलैंड्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट ओनली 10 आइलैंड्स आर हैबिटेबल, और जो पॉपुलेशन है आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के बीच के आसपास इनकी पॉपुलेशन रहती है। बट अगर आप कोरल रीफ्स देखोगे, टेम्परेचर बढ़ने से एक दिक्कत आती है ओशियन में, दैट इज द ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। तो ओशियन का जो आपको पीएच लेवल है वो पीएच लेवल कम होता है, और पीएच लेवल कम होने की वजह से आपका क्या होता है, वो धीरे धीरे एसिडिफिकेशन की तरफ मूव करता है। और जब भी ऐसा होता है तो ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिडिक वाटर होगा या उसके जो पीएच लेवल है वो कम होता है तो वो डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी डाइंग आउट होने शुरू हो जाते हैं, वो आपको घुलने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोरल रीफ्स आपको डाई आउट करना शुरू हो गए तो वहाँ पे उनकी जो पूरी की पूरी इकोलॉजी बनी हुई है, जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, वो भी डेथ करना स्टार्ट हो जाता है, और फिशेज जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते यहाँ पे। तो आपको पता होगा कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, राइट। तो ये रेन फॉरेस्ट आप समझ सकते हो कि यहाँ इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर कोरल रीफ्स पे असर पड़ेगा तो वहाँ के जो फिशेज रहती हैं उन पे भी असर पड़ेगा, और पूरी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द फौना वो आपको डिस्टर्ब होती दिखेगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश एंड मैरीन फौना
ठीक है, ये चेंज होगा क्यों? क्योंकि ओशियन वार्म होंगे और इसके वजह से जो है आपको एसिडिफिकेशन होगा, और इसके वजह से अगर रिक्रिएशनल फिशिंग या मरीन एनिमल वॉचिंग जैसी जो चीज़ें हैं, जो बहुत से लोग भाई स्क्यूबा डाइविंग जाके देखना होता है उनको कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो स्क्यूबा डाइविंग पे भी कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री पे भी आपको असर पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली मालदीव्स को हमें प्रमोट तो करना ही है अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, बट उससे ज़्यादा हमें उससे ब्रॉडर फ्रेमवर्क में रखते हुए कि भाई क्लाइमेट चेंज के प्रति भी अपने को जागरूकता बनाने की जरूरत बनी हुई है, और ये जरूरत है कि भाई सभी देशों को मिलकर करना होगा। तो ये मालदीव्स या इंडिया का आपस का झमेला नहीं है, ये एक सबका ओवरऑल वर्ल्ड सभी लीडर्स को जो है, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, उनको लेने की बात है। तो इससे बेहतर कि हम इसको लेके झगड़ा करते ये सोचते कि भाई इनको कैसे बचाया जाए, लक्षद्वीप को भी और मालदीव्स को भी, राइट। सो बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू कंजर्व दिस टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बन सकता है, आपको इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप बात करें तो देखो, गीता में कहते हैं कृष्ण कि भाई समस्या का समाधान भी वहीं होता है। तो अगर टूरिज्म इंडस्ट्री खतरे में है तो समस्या जो है उसका समाधान भी इन्हीं को खोजना पड़ेगा। अगर आप बात करें कंट्रीब्यूशन की कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल वार्मिंग में, तो कहा जाता है कि जो आपको ह्यूमन एमिशंस हैं, तो ह्यूमन एमिशंस का ऑलमोस्ट अराउंड 5% जो है वो आपको कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री आपको कंट्रीब्यूट करती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप हियर, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बिटवीन 2005 एंड 2035 देयर इज़ ऑलमोस्ट 130% ग्रोथ होने वाला है आपका एमिशंस में। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये फिर और भी मुश्किलें जो है हमारी बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? अगर आप बात करें ऑप्शंस की, तो एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप रिलोकेट कर लो, जो आपका टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं रिलोकेशन होगा। तो जो अभी गुलमर्ग में जो बर्फ़ नहीं हो रहा है, तो और थोड़ी ऊंचाई पे चले जाएं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। बट अगेन दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि फिर ये 10 साल 15 साल बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। एक दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कहीं ना कहीं इन सितु टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। तो इन सितु टेक्नोलॉजीज़ का यूज कैसे हो सकता है कि जैसे आप जो है आर्टिफिशियल जो स्नो बनाने वाली मशीन्स होती हैं उनका यूज करें। बट आप देखो कि अगर आर्टिफिशियल आप मशीन का यूज़ करोगे तो फिर कहीं ना कहीं इनमें भी आपको इनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इनडायरेक्टली फिर कहीं ना कहीं ये भी आपको CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होगा। तो वो अगेन दैट्स नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। हम शॉर्ट टर्म में इन सॉल्यूशंस को जरूर यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कम करने के लिए, बट लॉन्गर टर्म में हमें मिटिगेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि कैसे हम एमिशंस को रिड्यूस करें, और वो एमिशन विद इन टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे आपको इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है उसको रिड्यूस करने में। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है दैट इज़ द लाइफस्टाइल चेंजेज। कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, और लाइफस्टाइल चेंज जैसे आपको टूरिज्म से रिलेटेड अगर लाइफस्टाइल चेंज की बात करें तो हो सकता है कि भाई हम लॉन्ग डिस्टेंस टूरिज्म बनाने ना जाएं, हम छोटे डिस्टेंस पे जाएं जो हमारे लोकल में है। तो लोकल हॉलीडेज़ को जो है हम प्रमोट करें, राइट। तो लोकल हॉलीडेज इन द सेंस कि भाई हम विदेश नहीं जाएंगे घूमने, और इंडिया में ही इंडिया के जो टूरिज्म जो हॉटस्पॉट्स हैं या टूरिज्म सेंटर्स हैं हम वहाँ जाएं, तो कम से कम आपका जो फ्लाइट का एमिशन है कम से कम वो तो कम होगा, राइट। साथ ही साथ हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको कचरा ना फैलाएं, गार्बेज वेस्ट वगैरह ना करें, ये प्लास्टिक बोतल और ये सब चीज़ें। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में वो भी आपको एक तरीके से मदद कर सकता है। साथ ही साथ आप देखो कि चेंज इन द बिल्ट इन्वायरमेंट की जरूरत है। तो जितने भी होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे इनको भी कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग्स आपको टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जैसे गर्मियों में AC यूज होता है या ठंड में हीटर यूज हो रही है, तो वी कैन यूज़ कि भाई ये ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म में हो। आपको वाटर रिसाइकलिंग जैसी चीज़ें हो ताकि वाटर की समस्या ना आए। तो ये भी आपको हमें लोकल लेवल पे ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ एक जो बड़ा सेक्टर बना यहाँ पे चेंज ला सकता है वो है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो आप देखते हैं कि भाई दिल्ली से जो लोग हैं शिमला मनाली सभी अपनी अपनी 4 व्हीलर्स में सबको जाना है। तो अगर हमें कहीं ना कहीं मॉडल शिफ्ट की तरफ ध्यान देना होगा कि अगर वहाँ पे रेलवे की सुविधा उपलब्ध है, अगर वहाँ पे आपको बसेज जाती हैं रेगुलर, तो वो बेहतर होगा कि हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज़ करके रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, नहीं जहाँ पे अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपको ऑपरेशनल इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा कि अगर फ्लाइट्स चल रही हैं या हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो दे शुड फ्लाई कि आप जो है ऑप्टिमम एल्टीट्यूड पे उड़े। तो ऑप्टिमम एल्टीट्यूड पे अगर आप उड़ेंगे, सही हाइट पे उड़ेंगे, तो उसमें भी फ्यूल की बचत होती है। साथ ही साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स हो कि बहुत ज़्यादा घूम टर्न वगैरह करके ना जाएं, तो ज़्यादा उनके स्टॉपेजेस ना होंगे, तो उसमें भी जो लैंडिंग एंड आपको टेक ऑफ में जो फ्यूल लॉस्ट होता है वो भी बचेगा।
साथ ही साथ हमें जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में सोचना होगा। तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना पड़ेगा, खास करके आपको जो एरिया जहाँ पे ये ज़्यादा इशू हो रहा है तो वहाँ पे किसी तरीके से इलेक्ट्रिक आपको व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा। हमें हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की जो टेक्नोलॉजी है अभी तो नेसेंट स्टेज में है, बट स्टिल वी होप कि ये जल्द मार्केट में आए। और अभी के लिए तो बायोफ्यूल्स जो हैं इन पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एफिशिएंट व्हीकल्स, आप एफिशिएंसी की जो बात है कि भाई अगर 2 लोग ही जा रहे हैं और 2 लोग एक पूरी की पूरी एसयूवी लेके जा रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड वन ना। हम छोटी कार्स में भी जा सकते हैं अगर कार ही लेके जाना हो तो, और उसमें भी वैसे कार यूज़ करें जिनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, जिनके आपको जो है पर लीटर जो उनका ट्रैवल आपको डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं हमें मिटिगेशन इम्पैक्ट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को ही सोचना पड़ेगा, राइट। तो अगर क्लाइमेट चेंज का असर देखो सभी पे होना है, एवरीवन, नो वन इज़ गोइंग टू बी स्पेयर्ड। थोड़ा हो या ज़्यादा हो असर तो सब पे होना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसका सॉल्यूशन भी सभी को मिलकर निकालना होगा। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर टूरिज्म सेक्टर पे होता है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको टूरिज्म सेक्टर से कुछ ना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। एंड आई होप कि जब हम और आप कहीं घूमने जाएं तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखें और इन बदलावों को अपने तरीके से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करें। सो कीप लर्निंग। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी एग्जाम रिलेटेड पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि किस तरीके के टॉपिक जो है आपको न्यूज में आ रहे हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसका क्या एनालिसिस हो सकता है। साथ ही साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किन तरीके के टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए होंगी। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये आप ध्यान में रखें। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू। जय हिंद।